नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक और दिल को छू लेने वाले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में एक औरत की औकात अक्सर उसके मायके की दौलत और उसके पति की हैसियत से नापी जाती है। ससुराल वाले यह भूल जाते हैं कि जो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर उनके घर को संवारने आती है, अगर वह अपने स्वाभिमान पर उतर आए, तो वह राख से भी उठकर आसमान छू सकती है। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वह एक ऐसी ही गरीब और बेबस पत्नी के संघर्ष, अपमान और उसकी एक ऐसी शानदार कामयाबी की कहानी है, जो हर उस इंसान के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो गरीबी का मजाक उड़ाता है। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी है सीतापुर नाम के एक गांव की। इसी गांव के एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार में सरिता का जन्म हुआ था। सरिता के पिता हरिशरण एक छोटे से किसान थे, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। सरिता बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन गरीबी के कारण वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। जब सरिता शादी के लायक हुई, तो हरिशरण को अपनी बेटी के लिए एक ऐसे घर की तलाश थी जहां दहेज की मांग न हो। तभी उनके गांव में पास के शहर से एक रिश्ता आया। यह रिश्ता था महेश का। महेश के पिता गुजर चुके थे और घर में उसकी मां बिमला देवी और महेश ही रहते थे। बिमला देवी ने हरिशरण से कहा कि उन्हें दहेज में एक पैसा नहीं चाहिए, उन्हें तो बस एक संस्कारी बहू चाहिए जो घर का कामकाज संभाल सके। हरिशरण को लगा कि उनकी बेटी की किस्मत खुल गई है। उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर सरिता की शादी महेश से कर दी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद सरिता के सामने उस घर का और महेश का वह खौफनाक सच सामने आया, जिसे बिमला देवी ने बड़ी चालाकी से छुपाया था। महेश कोई शरीफ इंसान नहीं था, वह एक नंबर का शराबी और जुआरी था। वह दिन भर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता और रात को शराब के नशे में धुत होकर घर लौटता। बिमला देवी अपने बेटे की इन गंदी आदतों पर पर्दा डालती थी। उनका मानना था कि उनका बेटा दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है और उसकी हर गलती को माफ किया जा सकता है। शादी के कुछ महीने बाद ही सरिता की जिंदगी नरक बन गई। महेश रोज रात को शराब पीकर आता और बिना किसी बात के सरिता को बुरी तरह पीटता। जब सरिता अपनी सास बिमला देवी से शिकायत करती, तो वो उल्टे सरिता को ही ताने मारती। अरे, मेरा लाडला तो दिन भर बाहर धक्के खाकर थक जाता है। अगर वह 2 घूंट पीकर आ भी गया, तो तूने कौन सा आसमान सिर पर उठा लिया? तू एक औरत है, तेरा काम है अपने पति की सेवा करना। वैसे भी तेरे बाप ने दिया ही क्या है, जो तू इतनी जुबान चला रही है? 2 जोड़ी कपड़ों में आई थी तू इस घर में भिखारी की तरह, बिमला देवी अक्सर सरिता का तिरस्कार करते हुए कहती। सरिता घूंट घूंट कर अपना अपमान पीती रही। वह सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करती और रात को अपने शराबी पति की गालियां और मार खाती। उसका शरीर चोट के निशानों से भर गया था, लेकिन वह अपने बूढ़े और गरीब पिता को और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह चुप रही। वक्त बीतता गया। एक दिन महेश जुए में एक बहुत बड़ी रकम हार गया। उस पर कर्जा बढ़ गया था। रात को वह शराब के नशे में चूर होकर घर आया और सीधा सरिता के कमरे में गया। उसने सरिता का वह छोटा सा संदूक खोल लिया जिसमें सरिता ने अपने मायके से मिली कुछ मामूली सी चांदी की पाजेब और थोड़े बहुत पैसे, जो उसने पाई पाई करके जोड़े थे, छिपा कर रखे थे। सरिता दौड़कर आई और उसने महेश का हाथ पकड़ लिया। यह आप क्या कर रहे हैं? यह पैसे मैंने अपने बीमार बापू के इलाज के लिए जोड़े हैं। भगवान के लिए इन्हें मत ले जाइए। आपको शराब की कसम, इन्हें छोड़ दीजिए। सरिता फूट फूट कर रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन महेश के सिर पर तो शराब और कर्जे का भूत सवार था। उसने एक जोरदार लात सरिता के पेट में मारी। सरिता दर्द से तड़पते हुए दूर जा गिरी। तेरा बापू मरे या जिए, मुझे क्या? मुझे अभी पैसे चाहिए। और तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? 2 कौड़ी की औरत। महेश ने सारा सामान निकाल लिया और सरिता को बालों से पकड़कर घर के आंगन में घसीट लाया। शोर सुनकर बिमला देवी भी अपने कमरे से बाहर आ गईं। रात के 12 बज रहे थे और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। सरिता ने अपनी सास के पैर पकड़ लिए। मांझी,
अपने लाडले को रोकिए। वह मेरे बापू के इलाज के पैसे लेकर जा रहा है। उसने मुझे बहुत मारा है मां जी। मुझे बचाइए। लेकिन बिमला देवी की आंखों में ममता की जगह एक क्रूर अहंकार था। उन्होंने सरिता को धक्का देते हुए एक ऐसी बात कही जिसने सरिता की रूह को छलनी कर दिया। चुप कर कलमिंगी। मेरा लाडला जो कर रहा है, सही कर रहा है। तू इस घर की मालकिन बनने की कोशिश मत कर। तेरी औकात ही क्या है? एक गरीब बाप की भूखी बेटी है तू। अगर तुझे इस घर में रहना है, तो मेरे बेटे की जूतियों के नीचे रहना होगा। और अगर तुझे इतनी ही तकलीफ है, तो निकल जा मेरे घर से। महेश ने आगे बढ़कर सरिता का हाथ पकड़ा और उस भयानक तूफानी रात में मूसलाधार बारिश के बीच उसे धक्के मारकर घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकाल दिया और अंदर से कुंडी लगा ली। सरिता उस घने अंधेरे और बारिश में सड़क पर गिर पड़ी। उसके सिर से खून बह रहा था, कपड़े कीचड़ में संग गए थे। वह घंटों तक उस बंद दरवाजे को पीटती रही, रोती रही, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उस रात सरिता को समझ आ गया था कि इस दुनिया में एक गरीब और बेसहारा औरत की कोई कीमत नहीं है। उसकी औकात सिर्फ जूतियों के नीचे कुचले जाने की है। रोते रोते सरिता के आंसू सूख गए। बारिश की ठंडी बूंदों ने उसके अंदर के दर्द को एक दहकती हुई आग में बदल दिया। उसने उस बंद दरवाजे की तरफ आखिरी बार देखा और कसम खाई कि अब वह इस चौखट पर तभी वापस आएगी जब उसकी अपनी एक पहचान होगी, जब उसकी अपनी एक औकात होगी। सरिता उस रात शहर के एक पुराने शिव मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर सो गई। अगले दिन से उसकी जिंदगी का एक नया, खौफनाक लेकिन संकल्प से भरा सफर शुरू हुआ। सरिता जानती थी कि उसे जिंदा रहने के लिए काम करना होगा। उसने शहर के कुछ घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम मांग लिया। वह दिन भर लोगों के घरों में जूठे बर्तन मांजती और रात को एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में जो उसने किराए पर ली थी, वहां जाती। सरिता का दिमाग बहुत तेज था। उसने तय किया कि वह अब अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करेगी। वह दिन भर की थकान के बाद रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे या एक छोटी सी मोमबत्ती जलाकर पुरानी किताबें पढ़ती। उसने राज्य लोक सेवा आयोग पीसीज की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न खाने को अच्छा खाना और न ही किसी कोचिंग की सुविधा। लेकिन उसके सीने में बिमला देवी के वह शब्द तीर की तरह चुभे हुए थे। तेरी औकात ही क्या है? यही शब्द उसे रातों को सोने नहीं देते थे। एक तरफ सरिता अपनी नींद और भूख को मारकर दिन रात एक कर रही थी, और दूसरी तरफ महेश शराब और जुए में पूरी तरह बर्बाद हो रहा था। देखते ही देखते पूरे 6 साल बीत गए। इन 6 सालों में वक्त का पहिया पूरी तरह से घूम चुका था। महेश ने अपनी शराब की लत और जुए के चक्कर में अपना पुश्तैनी घर एक बड़े सूदखोर रंगा सेठ के पास गिरवी रख दिया था। कर्जा इतना बढ़ गया था कि महेश उसे चुका नहीं पाया। एक सुबह रंगा सेठ अपने गुंडों के साथ महेश के घर आ धमका। उसने महेश को कॉलर से पकड़ा और 2 थप्पड़ रसीद किए। कर्जे की मियाद पूरी हो गई है महेश। या तो मेरे 5 लाख रुपए ब्याज समेत अभी मेरे हाथ पर रख, या फिर इस घर से हमेशा के लिए दफा हो जा। आज से यह घर मेरा है, रंगा सेठ चिल्लाया। बिमला देवी रोते हुए रंगा सेठ के पैरों में गिर पड़ी। रहम करो सेठ जी। हम गरीब लोग कहां जाएंगे? मेरे लाडले से गलती हो गई। हमें कुछ मोहलत दे दीजिए। लेकिन रंगा सेठ ने उन्हें धक्का दे दिया और अपने गुंडों से कहकर उनका सारा सामान घर से बाहर फेंकवा दिया। महेश और बिमला देवी सड़क पर आ गए। जिस दरवाजे से उन्होंने एक बेकसूर सरिता को बाहर फेंका था, आज उसी दरवाजे से वक्त ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बिमला देवी फूट फूट कर रो रही थी। तभी पड़ोस के एक आदमी ने कहा, बिमला काकी, रोने से कुछ नहीं होगा। आप शहर के जिला मुख्यालय में जाइए। वहां एक नई और बहुत ही सख्त एसडीएम साहिबा आई है। वह गरीबों की बहुत मदद करती हैं और गुंडों को सीधा कर देती हैं। आप उनके पास जाकर इस रंगा सेठ की शिकायत कीजिए, शायद आपका घर बच जाए। डूबते को तिनके का सहारा। बिमला देवी और महेश रोते बिलखते हुए शहर के एसडीएम कार्यालय की तरफ चल पड़े। एसडीएम ऑफिस के बाहर लोगों की भारी भीड़ थी। पुलिस का कड़ा पहरा था। बिमला देवी और महेश फटे पुराने कपड़ों में
किसी भिखारी की तरह एक कोने में खड़े होकर इंतजार करने लगे। तभी सायरन की तेज आवाज गूंजी। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां और बीच में नीली बत्ती वाली एक चमचमाती सफेद सरकारी गाड़ी आकर रुकी। सारे पुलिस वाले और अधिकारी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। गाड़ी का दरवाजा खुला। एक महिला अधिकारी, जिसने बहुत ही शालीन और कड़क सूती साड़ी पहनी हुई थी, आंखों पर चश्मा और माथे पर एक तीज लिए बाहर निकली। उसके इर्द गिर्द कई सुरक्षाकर्मी थे। बिमला देवी और महेश ने जब उस तेज तर्रार और रोबदार महिला अधिकारी का चेहरा देखा, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके शरीर का खून जैसे बर्फ बन गया और सांसें गले में ही अटक गईं। वह कोई और नहीं, वह सरिता थी। जी हाँ, वही सरिता जिसे 6 साल पहले बिमला देवी ने दो कौड़ी की औरत कहकर उस भयानक बारिश में घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। आज वह उस पूरे जिले की सबसे ताकतवर अधिकारी, उपजिलाधिकारी, एसडीएम बनकर उनके सामने खड़ी थी। सरिता अपने कार्यालय में अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई, जिसके ठीक पीछे सत्यमेव जयते का बोर्ड लगा हुआ था। बिमला देवी और महेश कांपते हुए कदमों से सरिता के केबिन के अंदर दाखिल हुए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो औरत उनके घर में बर्तन मांजती थी और उनकी गालियां खाती थी, आज वह इस रुतबे पर है। सरिता ने अपनी फाइल से नजर उठाई। सामने महेश और बिमला देवी को भिखारी जैसी हालत में खड़े देखकर उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं हुई। उसने बहुत ही शांत और कड़क आवाज में कहा, बताइए, आपकी क्या समस्या है? बिमला देवी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। शर्म और ग्लानि से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। वह कांपते हुए आगे बढ़ीं और सीधे सरिता के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मुझे मेरे अहंकार की बहुत बड़ी सजा मिल गई है। मेरे इसी शराबी लाडले ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज हम सड़क पर आ गए हैं। रंगा सेठ ने हमारा घर छीन लिया है। हमारी मदद कर दे सरिता। तू तो इस घर की बहू है। हम पर तरस खा ले। बिमला देवी दहाड़े मारकर रो रही थी। महेश भी शर्म से पानी पानी हो रहा था। सरिता, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मुझे माफ कर दो। आज से मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम वापस मेरे घर चलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। सरिता ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उसने अपनी कुर्सी से उठकर बहुत ही शांत लेकिन फौलादी आवाज में कहा, मां जी, आपने 6 साल पहले मुझसे मेरी औकात पूछी थी ना? तो देख लीजिए, यह है एक गरीब बाप की बेटी की औकात। आपने अपने जिस शराबी बेटे को लाडला कहकर सिर पर चढ़ाया था, आज उसी लाडली ने आपको सड़क का भिखारी बना दिया है। और जिस बहू को आपने जूतियों के नीचे रखने की बात कही थी, आज वही बहू आपके जिले की तकदीर लिखती है। सरिता की आवाज में जो ठहराव था, वह उनके गालों पर किसी तमाचे से कम नहीं था। सरिता ने आगे कहा, महेश, तुम मुझे रानी बनाकर नहीं रखोगे, क्योंकि मैं अब खुद अपने दम पर रानी हूं। तुमने मेरे उस रात के आंसुओं को मेरी कमजोरी समझा था, लेकिन उन्हीं आंसुओं ने मुझे यह मुकाम दिलाया है। एक पत्नी का जो दर्जा तुमने उस तूफानी रात में खत्म कर दिया था, वह अब तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। सरिता ने अपने पास खड़े इंस्पेक्टर को आदेश दिया। इंस्पेक्टर, रंगा सेठ को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उसने अवैध रूप से इनकी संपत्ति पर कब्जा किया है। कानून के हिसाब से इनका घर इन्हें वापस दिलवाया जाए। बिमला देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तूने हमारा घर वापस दिला दिया बेटी, क्या तू हमारे घर वापस नहीं चलेगी? सरिता ने बहुत ही कठोरता से कहा, मैंने आपका घर वापस इसलिए नहीं दिलाया क्योंकि मैं आपकी बहू हूं, बल्कि इसलिए दिलाया है क्योंकि मैं इस कुर्सी पर बैठी एक अफसर हूं और न्याय करना मेरा फर्ज है। लेकिन अब मेरे दिल और मेरी जिंदगी के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आप लोग जा सकते हैं। बिमला देवी और महेश रोते हुए अपने भारी कदमों से उस कार्यालय से बाहर निकल गए। उन्हें अपना घर तो वापस मिल गया था, लेकिन उन्होंने अपने लालच और अहंकार में उस अनमोल हीरे को हमेशा के लिए खो दिया था, जो उनकी जिंदगी संवार सकता था। सरिता ने अपनी खिड़की से उन्हें जाते हुए देखा। आज उसके अंदर कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक सुकून था, अपने स्वाभिमान को वापस पाने का सुकून। दोस्तों, यह कहानी हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। किसी इंसान की गरीबी उसका चरित्र नहीं तय करती।
अगर एक औरत को सही सम्मान और अवसर मिले, तो वह किसी भी मुसीबत को अपनी ताकत बना सकती है। और उन माता-पिता के लिए भी यह एक सबक है, जो अपने लाडले बेटों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं। याद रखिए, आपके अंधे प्यार में पला हुआ वह लाडला एक दिन आपके ही बुढ़ापे को बर्बाद कर देगा। क्या आपको लगता है कि सरिता ने महेश और उसकी मां को माफ न करके सही किया? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की यह कहानी और सरिता का यह शक्तिशाली सफर आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और समाज की हर उस बेटी और महिला के साथ शेयर करें जिसे प्रेरणा की जरूरत है। मैं, विवेक वर्मा, आज आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक नई, भावुक और सच्ची कहानी के साथ, सिर्फ वर्मा स्टोरीज पर। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। और हाँ, किसी को भी उसकी गरीबी से कभी मत आंकना। धन्यवाद।